मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज प्रोग्राम में। आज के इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और इस अध्याय में और इन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का प्रावधान या प्रोविजंस किया गया है। सारे प्रोविजंस को हम डिटेल में अध्ययन करेंगे और आर्टिकल बाय आर्टिकल अध्ययन करेंगे। उसके पहले समझते हैं मूल अधिकार क्या होते हैं या फिर इसकी डिफिनेशन जानना चाहें तो वैसे परिभाषा तो संविधान में गिवन नहीं, बट मूल अधिकार का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के वे अनिवार्य छूटें या अनिवार्य अधिकार या अनिवार्य परिस्थितियां जिनकी अनुपस्थिति में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। वह अपना शैक्षणिक विकास नहीं कर सकता, वह अपना भौतिक विकास नहीं कर सकता, नैतिक विकास नहीं कर सकता, आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता। बट अगर व्यक्ति को कुछ छूटें प्राप्त हैं, अधिकार प्राप्त हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों का वह लाभ लेकर अपना विकास कर सकता है। तो मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य परिस्थितियां होती हैं और इन्हें मूल अधिकार इसलिए बोला गया है। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि ये गारंटी युक्त है। गारंटी युक्त मीन्स अगर गारंटी है तो इसको छीना नहीं जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक के मूल अधिकारों को कोई छीनने का प्रयास करता है तो इसको प्रोटेक्ट करने की एजेंसी क्रिएट की गई है, बनाई गई है और इस गारंटी की रक्षा करता है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है, और उच्च न्यायालय जिसका वर्णन आर्टिकल 226 में किया गया है। तो मूल अधिकार गारंटी युक्त है। अगर किसी के मूल अधिकारों का वायलेशन किया जाता है, छीना जाता है, तो उसकी सुरक्षा की जाती है और सुरक्षा का दायित्व हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया है। आगे देखते हैं आर्टिकल बाय आर्टिकल। अब सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 12 को, जिसमें डिफिनेशन दी गई है राज्य की। और राज्य का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि यूपी, एमपी, केरल, और यहाँ पर राज्य का मतलब देश भी नहीं है, क्योंकि जब राजनीति शास्त्र की भाषा में देशों का या राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है तो देश को राज्य के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ पर राज्य का मतलब वह है जो संस्थाएं नियम बना सकती हैं, जिनके नियमों से, जिनके अधिनियमों से, जिनके कानूनों से या जिनकी प्रैक्टिसेस से या अध्यादेशों से किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार कम हो सकते हैं या छीने जा सकते हैं, उनको अनुच्छेद 12 के तहत राज्य कहा गया है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं केंद्रीय स्तर की कार्यपालिका और विधायिका। मतलब कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद हो गया, यानी कि मंत्रिमंडल। विधायिका मतलब संसद हो गया। और राज्य स्तर पर कार्यपालिका का मतलब राज्य विधानमंडल से जो मंत्री बनाए जाते हैं, और विधायिका का मतलब राज्य विधानमंडल। इन टोटलिटी सिंपल सी बात यह है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, और केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल या फिर संसद, और राज्य स्तर पर विधानमंडल या राज्य मंत्रिपरिषद, ये सब राज्य में शामिल होंगे। उसके बाद कौन राज्य में शामिल होगा? स्थानीय स्तर की सरकारें और बोर्ड, मतलब लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं। पंचायती राज होता है, जो पंचायती राज की संस्थाएं होती हैं, उनको भी राज्य में शामिल किया जा सकता है। और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने जब एलपीजी रिफॉर्म आए तो बहुत से कार्य जो है निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में यह भी बोला कि निजी क्षेत्र की संस्थाएं भी अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य का डिवीजन किया गया है या राज्य शब्द की व्यवस्थित किया गया है, उसके तहत निजी क्षेत्र भी शामिल हो सकता है। इन टोटलिटी स्टेट की जो डिफिनेशन अनुच्छेद 12 में दी गई है, उसका मतलब जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उससे नहीं, बल्कि उनसे है जो इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को संचालित करते हैं, वहां पर शासन करते हैं, प्रशासन करते हैं, कानून बनाते हैं। जाहिर सी बात है, कानून बनाने के क्रम में ऐसा कोई कानून बन सकता है जो मूल अधिकारों को वायलेट करता हो। अब कौन वायलेट कर रहा है, किसके विरुद्ध न्यायालय में जाएंगे? तो
आर्टिकल 12 में जो राज्य दिए गए हैं उनके तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाकी अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो उसके विरोध में या उसके प्रतिकार के लिए तो हम आगे जा ही सकते हैं। आर्टिकल देखते हैं और आर्टिकल है 13। आर्टिकल 13 में प्रोविजंस किया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां विधि शून्य होंगी। मीन्स ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकारों को अल्पीकरण करते हो या कम करते हो। अगर कोई कानून या विधि बनाई जाती है तो वह विधि शून्य होगी। कब विधि शून्य होगी? जब वह मूल अधिकारों का हनन करती हो या कम करती हो। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें समझने लायक हैं। पहली बात यह है कि विधि में ऐसी विधि भी शामिल है जो हमारे देश में स्वतंत्रता पूर्व बनाई गई थी, क्योंकि बहुत से ऐसे कानून हैं, हालांकि भारत सरकार लगातार कानूनों को बदल रही है जो स्वतंत्रता के पूर्व थे, लेकिन फिर भी अभी बहुत से कानून लागू हैं। और 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ, उसके बाद जब संविधान बना 1950 में लागू हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक बहुत से ऐसे विधियां हैं जो स्वतंत्रता पूर्व की थी, मीन्स अंग्रेजों की बनाई थी। लेकिन अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि विधि जो स्वतंत्रता पूर्व बनाई गई है और विधि जो स्वतंत्रता के बाद बनाई जाएगी, कोई भी विधि, कोई भी कानून यदि मूल अधिकारों का हनन करता है या मूल अधिकारों को कम करता है तो वह विधि शून्य होगा, अर्थात वह अप्लाई नहीं होगा, लागू नहीं होगा। और इसको विधि शून्य घोषित करने का कार्य कौन करेगा? संसद नहीं, इसको कार्य करेगी न्यायपालिका। न्यायपालिका के द्वारा अगर कोई ऐसा विधि है, कानून है जो मूल अधिकारों को कम करता है तो उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 की विषय वस्तु है। मूव करते हैं आर्टिकल 14 की तरफ, मीन्स अनुच्छेद 14 की तरफ। और अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के साथ विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान होगा या उनके साथ व्यवहार होगा। इस अनुच्छेद में दो महत्वपूर्ण टर्म हैं, एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। दो महत्वपूर्ण बातें हैं और दो अलग अलग संविधानों से इंस्पायर होकर अपने संविधान में शामिल किया गया है। पहला है विधि के समक्ष समता, इसको ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर अपने देश के संविधान में और अनुच्छेद 14 में प्लेस दिया गया है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इसको यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर अपने देश के संविधान में प्लेस दिया गया है। पहला टर्म है विधि के समक्ष समता। इसका मतलब ये हुआ कि देश में जो भी विधि बनाई जाएगी वह सभी पर समान रूप से लागू होगी। किसी के साथ उसकी जाति, उसकी हैसियत या उसका रुतबा के आधार पर विधि नहीं बनाई जाएगी। कोई अमीर है, अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून नहीं, पैसे वालों के लिए अलग कानून, पैसा जिनके पास नहीं है उनके लिए अलग कानून नहीं, छोटे लोगों के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं है। विधि बनेगी तो क्या डीएम, क्या सीएम, क्या पीएम, सबके लिए समान विधि बनेगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है विधियों का समान संरक्षण। एक कंडीशन सोचिए, देश में अमीर लोग भी रह रहे हैं और गरीब लोग भी रह रहे हैं और देश में विभिन्न पोजीशंस वाले लोग भी रह रहे हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति साहब हैं और राष्ट्रपति साहब अब क्राउड में तो नहीं सिक्योर रह पाएंगे, या राज्यपाल साहब हैं और राज्यपाल साहब को आप बोल दीजिए कि आप वहीं दवा करा लीजिए जहां पर हर व्यक्ति दवा कराता है। तो राज्यपाल एक पद है जिस पद के पीछे बहुत से कर्तव्यों को दिया गया है और कर्तव्य तभी निर्वहन हो पाएंगे जब राज्यपाल साहब के पास काम हो। तो इस टर्म में का प्रावधान है विधियों का समान संरक्षण की परिस्थितियां अगर भिन्न भिन्न हैं तो ट्रीटमेंट भी भिन्न भिन्न हो सकता है, उपचार भी भिन्न भिन्न हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एक महिला है और दूसरा पुरुष है और एक ऐतिहासिक फैक्ट यह है कि महिलाओं को समाज के जो मुख्य धारा है उसमें विभिन्न कारणों की वजह से वो पीछे रह गई है और पुरुष भी पीछे हैं, लेकिन महिलाओं की तुलना में तो पुरुष आगे ही है। तो महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए यदि सरकार कोई
रिजर्वेशन लाती है या स्पेशल ट्रीटमेंट करती है, तो उसको इंस्पिरेशन मिलती है विधियों के समान संरक्षण से, मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से। तो इन टोटलिटी समरी यह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, यदि सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस डिफरेंट है, अलग अलग है, परिस्थितियां अलग अलग हैं, तो अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है कि उपचार या ट्रीटमेंट भी अलग अलग कर दिए जाए। अब इसके कुछ अपवादों को समझ लेते हैं। अपवाद में जैसे राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति साहब कोई कार्य करते हैं अपने कार्यकाल के दौरान, अब उस कार्यकाल के दौरान जो उसको काम दिए गए, जिन कामों को उन्होंने किया, उन कामों के आधार बनाकर या उन कामों को आप आधार बनाकर न्यायालय में नहीं जा सकते। इसी तरीके से राज्यपाल साहब हैं, राज्यपाल साहब अपने कार्यकाल के दौरान कोई कार्य किए तो उनको न्यायालय में नहीं पेश किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती, या उनके विरुद्ध केस सूट नहीं किया जा सकता, मीन्स केस फाइल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अपने संसद है, सांसद सदस्य हैं, एमपी है, एमएलए है, और एमपी एमएलए ने सदन में कोई बात बोल दी तो उस बात के लिए उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलाया जाएगा कि आपने क्या बोल दिया। तो पोजीशंस के आधार पर, उनके कर्तव्यों के आधार पर कुछ छूट प्रदान की गई है, जो अनुच्छेद 14 का अपवाद है। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और अनुच्छेद 15 को समझते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है, भारत किसी के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मीन्स ये है कि कोई व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, किस स्थान पर उसका जन्म हुआ है और उसका जेंडर, महिला, पुरुष जो भी है, उसके साथ कोई भेद नहीं होगा। और भेद कहाँ नहीं होगा? होटलों में नहीं होगा, शॉप में नहीं होगा, या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि समानता स्थापित करने के लिए अगर कोई स्थान है जहां पर यह कह दिया जाए कि कुछ विशिष्ट लोग ही वहां पर आएंगे या किसी विशिष्ट धर्म के ही लोग आएंगे, तो समानता नहीं स्थापित हो गई, नहीं होगी। और इसी समानता को स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 15 में कि सार्वजनिक प्लेस हैं, होटल हैं, स्विमिंग पूल है, इन सारे स्थानों पर सभी लोगों की समान रूप से एक्सेस होगी, जिसका भी मन करे सब जा सकते हैं। और वहां पर किसी को इस आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा कि आप किस धर्म से हैं, किस स्थान पर आपका जन्म हुआ, आप महिला हैं या पुरुष हैं। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 15 के कुछ अपवाद हैं, जिसमें महिला है, बच्चे हैं। आप में देखते हैं महिलाओं के लिए बहुत से स्पेशल प्रोविजंस कर दिए जाते हैं, सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं, रेलगाड़ी में सीटें रिजर्व कर दी जाती है, बसों में सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। तो इसलिए रिजर्व की जाती है कि ये भी विकास की मुख्य धारा में आ जाए, किसी को पीछे करने के लिए इनको सीटें रिजर्व नहीं की जाती। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों का आप टिकट देखेंगे कम ही लगता है। इसी तरीके से जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 16। इसमें प्रावधान किया गया है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। आर्टिकल 16 में प्रावधान है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। पहले इसको देखेंगे, फिर इसके अपवाद को पढ़ लेंगे, एक्सेप्शंस को पढ़ लेंगे। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का मतलब ये है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों में सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षाओं के माध्यम से अपना स्थान या मेरिट में आ सकते हैं। और इसको शामिल क्यों किया गया? शामिल इसलिए किया गया कि लोक नियोजन जो होगी, जो गवर्नमेंट जॉब होंगी, उनमें जाति, धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश इत्यादि आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हर व्यक्ति
जो परीक्षा पैटर्न को फॉलो करते हुए फॉर्म सबमिट करेगा और जो भी कट ऑफ में व्यक्ति आएगा उसको जॉब मिलेगी और उसका जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय या जन्म स्थान, उसका महिला पुरुष होना उसको नौकरी पाने का भेद का आधार नहीं होगा। ये है आर्टिकल 16। और आर्टिकल 16 में भी कुछ अपवाद दिया गया है कि जैसे एससी समुदाय, एसटी समुदाय, ओबीसी समुदाय एंड ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी और महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से इसमें प्रावधान किया गया है जैसे कुछ पहाड़ी एरिया के लोग हैं या ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जिनकी हाइट ही कम होती है और मिलिट्री में, सेना में या जो भी फोर्स लाइन है उसमें एक न्यूनतम हाइट का मानदंड होता है, लेकिन कुछ भौगोलिक कारणों की वजह से लोग छोटे हो जाते हैं। तो अब भौगोलिक कारण से वो छोटे हो रहे हैं तो उनको सेना में भर्ती न दिया जाए, नहीं भर्ती मिलेगी, उसमें वो छोटे हो रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। तो ये आर्टिकल 16 का अपवाद है। इसी तरीके से तो ये था आर्टिकल 16 जिसमें प्रावधान किया गया है कि सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं उनको जो सरकारी नौकरी होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होगा, उसमें उनके किसी भी आधार के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, मतलब अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। मीन्स किसी के साथ कोई जाति आधार पर, धर्म आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये माना जाएगा कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, इस भारत भूमि पर, पवित्र पावन भूमि पर जन्म लिया है, वे सभी समान हैं, कोई जाति के आधार पर श्रेष्ठ नहीं है। इसी अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल 17 का प्रोविजन किया गया है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं बहुत ही कम समय में आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।